नमस्कार। आज एक बार फिर से हम इस वीडियो में ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के तीसरे प्रकार, जिसे क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक उद्देश्य कहा गया है, पर चर्चा करेंगे। इसे पूर्व में कॉग्निटिव डोमेन के नाम से भी जाना जाता था। इससे पूर्व हमने इसके दो बिंदु अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की अवधारणा, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों पर विशेष चर्चा की थी। क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहार का करना पक्ष भी कहा गया है, जिसे 1969 में सिम्पसन के द्वारा दिया गया था। इसे करना पक्ष इस रूप में कहा जाता है कि इसका संबंध बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक कौशलों से होता है। क्रियात्मक उद्देश्य वे उद्देश्य हैं जिनका संबंध बालक की गामक क्रियाओं से है। इसमें विभिन्न अंगों एवं मांसपेशियों की गतियों को किसी विशेष कार्य हेतु विशेष प्रतिमान में संगठित या प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ विशेष कार्य को विशेष प्रतिमान के द्वारा संगठित या प्रशिक्षित से तात्पर्य है कि कोई एक विशेष क्रिया करने के लिए बालक को अपने गामक क्रियाएं, या जैसे कहा जाए कि किसी वस्तु को उठाने के लिए जब बच्चे को हमें सिखाया जाता है तो उसके हाथ, उसकी अंगुलियां, उसकी मांसपेशियां किस तरह की क्रियाएं करेंगी, ये सिखाने के लिए जो बालपन में हम प्रशिक्षित करते हैं, वो इसके अंतर्गत आती है। पूर्ववत उद्देश्यों की भांति इसे भी सरल से जटिल के क्रम में 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें निम्नतम स्तर पर या सरलतम स्तर पर उद्दीपक, उसके पश्चात कार्य करना या मैनिपुलेशन, नियंत्रण, कंट्रोल, समन्वयन, कोऑर्डिनेशन, स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन, आदत निर्माण या हैबिट फॉर्मेशन, जो इसका अंतिम पड़ाव या अंतिम स्तर होता है, के रूप में आते हैं। अर्थात हमने देखा कि बालक किसी कार्य करने के लिए जब उद्दीप्त होता है, वह वहां सीखना शुरू करता है और इसका अंत, सीखने का अंत, उसकी किसी एक विशेष आदत के निर्माण के रूप में परिलक्षित होता है, और वही उसके क्रियात्मक उद्देश्य कहलाता है। अतः एक शिक्षक होने के नाते हमें भी ये पता होना चाहिए कि कक्षा में खाली हम बच्चे की न केवल ज्ञान में वृद्धि करने पर ही जोर दें या उस पर ही हमारा ध्यान हो, बल्कि पढ़ाते समय हमें उसे और किन किन चीजों के लिए प्रशिक्षित करना है, उसमें किस तरह की आदतों का निर्माण करना है, और उसके लिए उसे हमें किस तरह का प्रशिक्षण देना है, अपना खुद का किस तरह से रोल मॉडल के रूप में उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत करना है, ये भी एक शिक्षक को पता होना चाहिए। इसके सरल से कठिन की ओर के जो वर्ग हैं, उनको अब हम विशद रूप में देखते हैं। पहला है उद्दीपक। उद्दीपक इसका एक निम्नतम स्तर है जिसमें बालक क्रिया का अनुकरण करता है। वस्तु या कार्य या क्रिया के प्रति उसमें उत्तेजना जागृत होती है। अर्थात इसमें किसी वस्तु या क्रिया के प्रति बालक देखकर, यानी प्रत्यक्षीकृत करके, बालक जब कुछ देखता है तो कुछ मानसिक क्रियाएं चलती है, उन क्रियाओं को देखकर, यानी बालक अपने शिक्षक, अपने अभिभावकों या समाज में जो व्यक्ति उसे प्रिय लगता है, उनकी क्रियाओं को देखकर, वो क्रियाएं अच्छी भी हो सकती हैं और अच्छी नहीं भी हो सकती हैं। इसलिए यहाँ शिक्षक का दायित्व बनता है, या कभी कभी हमारे अभिभावकों का भी दायित्व बनता है, कि बालकों के सामने हम किस तरह की क्रियाएं दोहराएं क्योंकि बालक उनका अनुकरण करता है। तो उन क्रियाओं को देखकर उन क्रियाओं के प्रति बालक में उत्तेजना जागृत होती है। यहाँ बालक वो क्रिया कर नहीं रहा है, खाली उस क्रिया के प्रति या सामने वाले द्वारा की गई क्रियाओं के प्रति वो सिर्फ उद्दीप्त हो रहा है। इसके बाद में जो दूसरा सोपान आता है, वह है कार्य करना या मैनिपुलेशन। जो क्रियाएं वो उद्दीपन के दौरान देखता है, उनमें से उपयुक्त क्रियाओं का यहाँ बालक चुनाव करता है। ये गत्यात्मक क्रियाएं होती हैं या पेशीय क्रियाएं होती है। इन पेशीय या गत्यात्मक क्रियाओं में उपयुक्त क्रिया का बालक चुनाव करता है। इस स्तर पर बालक प्रत्यक्षीकृत क्रियाओं में से उपयुक्त किसी क्रिया का चुनाव करता है जो क्रिया उसे पसंद आती है। यह कार्य करने की एक पूर्व तैयारी है जो मानसिक, शाब्दिक और भावात्मक तीनों रूपों की होती है। जैसे हम कहें कि बालक कक्षा में टीचर को पढ़ाते हुए देखता है या उसे शामपट पर लिखते हुए देखता है, तो उस क्रिया के लिए मानसिक रूप से यहाँ पर वो तैयार होता है, और उनके द्वारा, यानी शिक्षक के द्वारा दोहराई गई कौन सी क्रिया उसे बहुत अधिक पसंद आई, उसको वो अपने अंदर ढालने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करता है। जो तीसरा सोपान है वो है नियंत्रण या
कंट्रोलिंग का, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं में सहज नियंत्रण स्थापित होने की स्टेज आती है। अर्थात इस स्तर पर बालक की क्रियाओं में न्यूनतम गलतियां व शुद्धता की अधिकता होने लगती है, अर्थात उसकी अपनी क्रियाओं पर धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित होने लगता है। जहां पहले की क्रियाओं में बालक देखकर उस तरह से क्रिया दोहराने का प्रयास कर रहा था, अब धीरे धीरे वह उन क्रियाओं पर नियंत्रण करने लगता है। टीचर को देखकर वो पेन या पेंसिल को पकड़कर लिखने का प्रयास करता है, लेकिन इस स्तर पर आते आते उनपे एक सहज नियंत्रण या सरल नियंत्रण स्थापित होने लगता है। इसका अगला सोपान है समन्वय या कोऑर्डिनेशन। इस स्तर पर विभिन्न क्रियाओं के मध्य समन्वय स्थापित होना शुरू करता है। हमने पहले दोहराया था, पहले वाले स्तर पे हमने दोहराया था कि न्यूनतम गलतियां होने लगती है और शुद्धता ज्यादा होने लगती है, अर्थात अब क्रियाओं के मध्य समन्वय स्थापित होने लगता है। बच्चा पेंसिल से लिख रहा है तो अंगुलियों की मांसपेशियां या कलाई, इनके बीच में समन्वय स्थापित होने लग जाता है। वो उस पेन या पेंसिल को आसानी से पकड़कर कार्य करना शुरू कर देता है। वो शामपट पे लिखी हुई चीजों को आसानी से सहजता से उतारने लग जाता है। इसके पश्चात जो अगला पड़ाव आता है वो है स्वाभाविकरण। क्रियाओं के संपादन में स्वाभाविकता आना, यानी अब बालक स्पष्ट अभिव्यक्त करने लगता है अपनी क्रियाओं का। यह स्तर उसके समायोजन से संबंधित स्तर भी होता है, अर्थात अब वह हर परिस्थिति में उस पर्टिकुलर या विशेष क्रिया को आराम से या स्वाभाविक रूप से करने लगता है। अब उसके लिए उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। जैसे प्रारंभ में बालक को पेंसिल से लिखना जब सिखाना होता है तो अभिभावकों या शिक्षक के द्वारा पकड़कर लिखना सिखाया जाता है, जबकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अब बालक स्वयं अपना कार्य पेंसिल या पेन से करने लगता है। और इसका जो उच्चतम व अंतिम पड़ाव है वह है आदत का निर्माण होना, जहां पर व्यवहार एवं क्रियाओं का विकास होने लगता है, कुशलता आ जाती है, कार्यों में निपुणता आने लगती है और स्वचालित शैली का विकास कार्य के दौरान होने लगता है। अर्थात कम समय व शक्ति का व्यय किए हुए बालक कठिन कार्यों को भी कुशलतापूर्वक संपादित करने लगता है। जैसे मानचित्र या ग्राफ बनाना, न केवल उनको भरना बल्कि उनको बनाने का कौशल भी उनमें विकसित होने लगता है। एक सामान्य सा अगर हम उदाहरण लें, अब बालक जहां प्रारंभ में साइकिल पर पैडल मारना, गिर जाना, हैंडल को ढंग से हैंडल न कर पाना जैसी परेशानियां उसके सामने आती है, इस स्तर पर जब वो पूर्ण रूप से आदतों का निर्माण, साइकिल चलाने से संबंधित आदतों का निर्माण उसमें हो जाता है, तो अब कई बार वो बिना देखे भी साइकिल चला लेता है। अपने साथी से बात करते करते भी वो साइकिल आसानी से चला लेता है। उबड़ खाबड़ स्थानों पर या मोड़ पर भी वो आसानी से सहजता से साइकिल चला पाता है, क्योंकि उसमें अब उस साइकिल को चलाने के प्रति आदत का निर्माण हो चुका है। तो इस प्रकार से जो क्रिया बच्चे के उद्दीपन या उद्दीप्त होने से शुरू हुई थी वह अब उसके विभिन्न चरणों से चलते हुए आदत निर्माण तक विकसित हो गई है। इसलिए एक शिक्षक होने के नाते हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि बालकों में अगर हमें सहज क्रियाओं का या जो हम चाहते हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कुछ प्रयोगात्मक प्रशिक्षण उन्हें देना है या उस तरह की आदतों का उसमें विकास करना है, अच्छे लेखन का, शुद्ध लिखने का, इस तरह की आदतों का अगर हमें निर्माण करना है या प्रयोगशाला में तरीके से बीकर को उठाने या उसे संचालित करने का उसमें विकास करना है, आदतों का विकास करना है, स्वच्छता की भावना का, स्वच्छता की आदतों का उसमें विकास करना है, तो हमें इन पड़ावों का प्रयोग करते हुए क्रियात्मक उद्देश्यों को पूर्ण करना चाहिए। इस तरह से हम विभिन्न ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं क्रियात्मक पक्ष के द्वारा बालक में भिन्न भिन्न तरह के उद्देश्यों को समाहित करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं और बच्चे के लिए भी अधिगम को प्रभावशाली बना सकते हैं। इस वीडियो में हमने एक व्यक्ति के व्यवहार के विभिन्न इन तीनों पक्षों को विशद रूप से समझने का प्रयास किया है। मैं अपने अगले वीडियो में इन उद्देश्यों का यानी अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का लेखन पाठ्य योजना के लिए किस प्रकार किया जाएगा उन पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।